ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। कागजों पर किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति अक्सर एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करती है। मेरा मतलब है बैलेंस शीट एकदम साफ दिखती है और मुनाफे के आंकड़े चमक रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई भी निवेशक वो डिविडेंड का नंबर देखकर आसानी से आकर्षित हो सकता है। सही कहा। लेकिन जब हम भारी उद्योग और विशेष रूप से माइनिंग या खनन की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो चमकदार तस्वीर थोड़ी धुंधली होने लगती है। एकदम सही बात है, क्योंकि असली कहानी कॉर्पोरेट ऑफिस के उन वातानुकूलित कमरों में नहीं होती है। वो तो खदानों की गहराई, जमीन अधिग्रहण की अटकी हुई फाइलों और भारी मशीनों की आवाज के बीच छिपी होती है। बिल्कुल। और आज के इस गहन चर्चा का या इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य यही समझना है। हम गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी GMDC के हालिया वित्तीय और रणनीतिक दस्तावेजों का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और ये केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं है, ये बताते हैं कि कंपनी अपनी मौजूदा लिग्नाइट खदानों में उत्पादन की चुनौतियों का सामना कैसे कर रही है। और साथ ही उड़ीसा में जो उनकी नई कोयला खदानें हैं, विशेषकर जो बैतरनी वेस्ट का विस्तार है, उसकी विशाल योजना का असल मतलब क्या है? क्योंकि दीर्घकालिक निवेशकों के लिए इन भारी भरकम कैपेक्स और विकास योजनाओं के भीतर छिपे रिस्कों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम उत्पादन के लक्ष्यों और जमीनी हकीकत की बात करें तो दस्तावेजों में एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। हाँ, वो लक्ष्य और वास्तविकता का अंतर। जी। कंपनी ने इस साल के लिए 10 मिलियन टन लिग्नाइट उत्पादन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। 10 मिलियन टन। लेकिन असल में उत्पादन केवल 8 मिलियन टन पर ही रुक गया। तो कागज पर तो ये 20% की सीधी शॉर्टफॉल दिखती है। और कोई भी विश्लेषक इसे एक विफलता मान सकता है, लेकिन जब हम इसके पीछे के कारणों में जाते हैं तो प्रबंधन का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। अच्छा, वो क्या? राजपाड़ी खदान में हुई सुरक्षा संबंधी घटना। इस घटना ने उनके लक्ष्य को सीधे तौर पर प्रभावित किया। चलिए इसे डिकोड करते हैं। मेरा मतलब है ये फैसला केवल एक खदान को बंद करने का नहीं था, बल्कि एक संदेश था, है ना? बिल्कुल। राजपाड़ी खदान की उस घटना के बाद प्रबंधन ने खदान को तुरंत बंद करने का कड़ा फैसला लिया। अक्सर माइनिंग में जब वॉल्यूम का दबाव होता है तो लोग सुरक्षा से थोड़ा समझौता कर लेते हैं। हाँ, वो 10 मिलियन टन के जादुई आंकड़े तक पहुंचने का दबाव। सही कहा। लेकिन GMDC ने ऐसा नहीं किया। तो ये ऐसा है जैसे आप एक तेज रफ्तार हाईवे बना रहे हो, सारा बजट पास हो, लेकिन अचानक बीच में एक गांव आ जाए। बहुत सही उदाहरण है। अब गांव के ऊपर से सड़क तो नहीं बना सकते ना, आपको रुकना ही होगा। अल्पकालिक अवधि में इससे उत्पादन को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जब कंपनी भविष्य में 15 से 20 मिलियन टन के विस्तार की योजना बना रही है तो कॉर्पोरेट रिलायबिलिटी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। एकदम। अगर वॉल्यूम के चक्कर में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो वो केवल उस एक खदान को नहीं बल्कि कंपनी की साख और भविष्य के सभी वैधानिक मंजूरियों को खतरे में डाल सकती थी। तो निवेशकों को इसी संतुलन को देखना होता है, आक्रामक विकास बनाम परिचालन सुरक्षा। बिल्कुल। राजपाटी का बंद होना ये साबित करता है कि कंपनी केवल हेडलाइन नंबरों के लिए सुरक्षा से समझौता नहीं कर रही है। हालांकि शॉर्टफॉल का केवल यही एक कारण नहीं था। जमीन अधिग्रहण भी एक बड़ी समस्या थी, है ना? विशेष रूप से भावनगर प्रोजेक्ट में। हाँ, भावनगर प्रोजेक्ट। अर्निंग्स कॉल में जो बताया गया है वो माइनिंग की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है, जमीन अधिग्रहण। मैंने पढ़ा कि भावनगर में उत्पादन के दूसरे चरण की शुरुआत पिछले साल ही होनी थी, लेकिन अधिग्रहण क्षेत्र में एक गांव पूरी तरह से और एक आंशिक रूप से आ गया। और उसकी वजह से सब कुछ ठप पड़ गया। जब तक जमीन का कानूनी और सामाजिक रूप से अधिग्रहण नहीं हो जाता, तब तक भारी मशीनरी का कोई काम शुरू नहीं हो सकता। और ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे रातों रात सुलझाया जा सके। इसमें कई तिमाहियां लग जाती हैं। बिल्कुल। हालांकि ताज़ा अपडेट ये है कि भावनगर की समस्या काफ़ी हद तक सुलझ गई है और मौजूदा खदानों से इस साल 10 से 15% वृद्धि की उम्मीद है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन गुजरात की इन चुनौतियों के बीच मुझे लगता है प्रबंधन का सारा ध्यान अब उड़ीसा की ओर केंद्रित हो गया है। उड़ीसा का बैतरनी वेस्ट ब्लॉक। हाँ, बैतरनी वेस्ट। दस्तावेजों को पढ़ते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि ये ब्लॉक कंपनी के लिए केवल एक विस्तार नहीं है। तो क्या है? ये अगले दशक के उनके अस्तित्व का आधार है। इसकी पीक क्षमता 15 मिलियन टन प्रति वर्ष आंकी गई है। 15 मिलियन टन? ये तो GMDC के वर्तमान पूरे लिग्नाइट उत्पादन से भी बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। अगर इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो ये खदान
देश के शीर्ष 12 या 13 खदानों में शामिल हो जाएगी। ये पूरी कंपनी को एक राज्य स्तरीय खिलाड़ी से निकालकर राष्ट्रीय स्तर के खनन निगम में बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है, जब गुजरात में एक स्थापित प्रणाली होने के बावजूद जमीन अधिग्रहण में इतना समय लग जाता है, तो उड़ीसा जैसे नए राज्य में इतनी तेजी की उम्मीद क्यों की जा रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि प्रबंधन का दावा है कि वे इसी साल ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ाएंगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि खदान की जो भौगोलिक संरचना है वो इस अति उत्साह का मुख्य कारण है। अच्छा, वो कैसे? प्रबंधन के आत्मविश्वास के पीछे एक मीट्रिक काम कर रहा है जिसे स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। गुजरात के लिग्नाइट खदानों में यह अनुपात काफी अधिक है। यानी कोयले तक पहुंचने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। हाँ, और ढेर साला ओवरबर्डन या मिट्टी हटानी पड़ती है। मैंने दस्तावेजों में देखा कि उड़ीसा के बैतरणी वेस्ट के लिए ये स्ट्रिपिंग रेशियो केवल 1.5 बताया गया है। बिल्कुल, केवल 1.5। माइनिंग के अर्थशास्त्र में इसका सीधा मतलब यह है कि 1 टन कोयला निकालने के लिए केवल 1.5 टन मिट्टी हटानी होगी। ओह, गुजरात की तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो खदान के पूरे अर्थशास्त्र को ही बदल देता है। एकदम सही। और यही वो चीज है जो तेज रैंप अप को संभव बनाती है। भारी मशीनरी को मिट्टी हटाने में महीनों नहीं बिताने पड़ेंगे। वो कोयला सतह के बहुत करीब है। इसी वजह से ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद पहले ही साल में 1 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ना? हाँ, और उसके बाद इसे 3 मिलियन और फिर 5 मिलियन टन तक ले जाने का स्पष्ट खाका तैयार है। और जमीन के मोर्चे पर भी सरकारी जमीन के लिए भुगतान हो चुका है और निजी जमीन का अधिग्रहण प्रगति पर है। बिल्कुल, प्रक्रिया तेज चल रही है। लेकिन खदान से कोयला निकालना एक चुनौती है और उसे मुनाफे में बेचना एक बिल्कुल अलग चुनौती। बहुत सही कहा आपने। जब ये लाखों टन नया कोयला बाजार में आएगा तो उसकी प्राइसिंग रणनीति क्या होगी? क्योंकि मौजूदा लिग्नाइट व्यवसाय में जीएमडीसी की रणनीति काफी अलग है। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले लगभग 10 से 15% की छूट पर अपना उत्पाद बेचते हैं। वो डिस्काउंट क्यों देते हैं? उस छूट के पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। लिग्नाइट के मुख्य ग्राहक छोटे और मंझोले उद्योग यानी एमएसएमई होते हैं। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं और एमएसएमई के पास इतने बड़े मार्जिन नहीं होते कि वे इस उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकें। समझ गई। तो थोड़ा डिस्काउंट देकर कंपनी उन्हें एक स्थिर कीमत देती है जिससे ग्राहकों की वफादारी बनी रहती है। बिल्कुल, और खदान का पूरा उत्पादन बिना रुके बिकता रहता है। ये स्थिरता के लिए मार्जिन का त्याग करने वाली रणनीति है। लेकिन क्या बैतरानी वेस्ट के कोयले पर भी यही नियम लागू होगा? उड़ीसा में तो सीधे तौर पर कोल इंडिया का दबदबा है। कोल इंडिया। अगर मुकाबला कोल इंडिया से है तो क्या इस नए कोयले को भी भारी छूट पर बेचा जाएगा? प्रबंधन ने अर्निंग्स कॉल में इस पर बहुत स्पष्ट रुख अपनाया है। उड़ीसा का कोयला उच्च गुणवत्ता वाला है। ये G11 और G12 ग्रेड का थर्मल कोल है। तो इसका मतलब है कि प्रबंधन कोल इंडिया की कम नोटिफाइड प्राइस पर कोयला बेचने की किसी होड़ में नहीं उतरेगा। यानी वे कीमत को लेकर किसी प्राइस वॉर में नहीं पड़ना चाहते, वे गुणवत्ता पर दाव लगा रहे हैं। एकदम सही। उनका दृष्टिकोण यह है कि वे अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क को ध्यान में रखेंगे, लेकिन उनका अपना एक स्वतंत्र मूल्य बिंदु होगा। और जब उन्होंने बाजार का आकलन करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किए तो ग्राहकों से बहुत ही शानदार प्रतिक्रिया मिली। हाँ, इससे यह साबित होता है कि बाजार में इस विशिष्ट उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए प्रीमियम चुकाने वाले औद्योगिक ग्राहक मौजूद हैं। लेकिन इन सब विशाल योजनाओं, 15 मिलियन टन उत्पादन और प्रीमियम प्राइसिंग को जमीन पर उतारने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? पूंजी, बहुत सारी पूंजी। बिल्कुल। क्या कंपनी की बैलेंस शीट इस विशाल विस्तार का भार उठा सकती है? जब हम उनके प्रोजेक्ट शिखर की ओर देखते हैं तो 2030 तक लगभग 13,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स की योजना सामने आती है। 13,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस कैपेक्स का जो ब्रेकअप प्रबंधन ने दिया है वो खनन उद्योग की जमीनी हकीकत को बखूबी बयां करता है। हाँ, मैंने ब्रेकअप देखा। कुल कैपेक्स का लगभग 46% हिस्सा केवल जमीन अधिग्रहण पर खर्च होगा और 15% हिस्सा R&R यानी राहत और पुनर्वास पर जाएगा, जो स्थानीय लोगों को स्थानांतरित करने के लिए होता है। और केवल 30% हिस्सा प्लांट और भारी मशीनरी पर खर्च होगा। ये आंकड़ा तो खनन के बारे में आम धारणा को तोड़ता है।
बिल्कुल। लोगों को लगता है कि पैसा बड़ी मशीनों पर खर्च होता है, लेकिन यहाँ 60% से अधिक पूंजी केवल जमीन और सामाजिक व्यवस्थापन पर लग रही है। यही कारण है कि जमीन अधिग्रहण केवल एक लॉजिस्टिक समस्या नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा वित्तीय जोखिम भी है। सही कहा। लेकिन वित्तीय मजबूती की बात करें तो मौजूदा बैलेंस शीट निवेशकों को एक बड़ा कुशन प्रदान करती है। हाँ, कंपनी पर वर्तमान में 0 कर्ज है, 0 डेट, और 2000 करोड़ रुपए से अधिक का भारी कैश रिजर्व मौजूद है। और शेयरधारकों के लिए 9 रुपए 50 पैसे का एक बहुत ही मजबूत डिविडेंड भी घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? जब हम वित्तीय स्कोरकार्ड की गहराई में उतरते हैं तो हेडलाइन मुनाफे के पीछे का सच सामने आता है। FY26 का मुनाफा कागजों पर बहुत शानदार और बढ़ा हुआ दिखता है। बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट के फुटनोट्स को डिकोड करते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। इस साल के मुनाफे में 492 करोड़ रुपए का एक मुश्त या वन टाइम GST इनपुट क्रेडिट शामिल था। और यही वो चीज है जिसे लंबी अवधि के निवेशकों को समझना चाहिए। ये 492 करोड़ और अतिरिक्त 30 करोड़ की ITC रिकवरी मुख्य खनन व्यापार से नहीं आई है। बिल्कुल, ये पिछले अकाउंटिंग और टैक्स विवादों के सुलझने का परिणाम है, जिसे वित्तीय भाषा में एक्सेप्शनल इनकम कहा जाता है। तो अगर हम इस अकाउंटिंग रिकवरी को हटा दें तो व्यवसाय का असली स्वास्थ्य कैसा है? यही तो मुख्य बात है। कोर माइनिंग, जो उनका मुख्य व्यवसाय है, उसका मुनाफा वास्तव में पिछले साल के 699 करोड़ से गिरकर इस साल 607 करोड़ रह गया है। और ये गिरावट बिल्कुल उसी 10 मिलियन टन से 8 मिलियन टन की उत्पादन कमी से मेल खाती है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, जब उत्पादन घटता है तो कोर ऑपरेटिंग मुनाफा भी घटता है। और इसके अलावा उनका पावर बिजनेस यानी बिजली उत्पादन भी अभी 80 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। पावर बिजनेस को लेकर हमेशा से संघर्ष रहा है। हालांकि दस्तावेजों में ये भी जिक्र है कि एक नए पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत भविष्य में रखरखाव का खर्च 30 पैसे प्रति यूनिट के रूप में वापस मिलने की उम्मीद है। तो शायद भविष्य में इस घाटे की भरपाई हो सके। लेकिन अगर इन सारे आंकड़ों का सार निकाला जाए तो लंबी अवधि के रिटेल निवेशकों के लिए मुख्य संदेश क्या है? संदेश बहुत स्पष्ट है। एक मुश्त मुनाफे और हेडलाइन नंबरों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो 492 करोड़ का GST क्रेडिट केवल एक अकाउंटिंग घटना थी, खदान से निकला हुआ कोयला नहीं। एकदम सही। कंपनी की असली ताकत उसकी कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है। आने वाले वर्षों में विकास का असली पैमाना ये होगा कि ओडिशा और गुजरात में उत्पादन की मात्रा बिना किसी सुरक्षा घटना के कितनी तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल। और भविष्य की बात करें तो कंपनी की नज़र केवल पारंपरिक खनन पर नहीं है। बैतरणी वेस्ट के साथ साथ उड़ीसा में उनकी एक और खदान है, बुरा पहाड़। हाँ। लेकिन प्रबंधन ने एक बहुत ही कड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए इस खदान के विकास को 1 साल के लिए टाल दिया है, ताकि सारा फोकस और पूंजी बैतरणी वेस्ट के सफल रैंप अप पर लगाया जा सके। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बुरा पहाड़ को लेकर प्रबंधन का दृष्टिकोण पारंपरिक कोयला खनन से बहुत आगे का है। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वे भविष्य की तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन और ब्लू हाइड्रोजन। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है। इसमें पारंपरिक तरीके से जमीन खोदकर कोयला निकालने के बजाय जमीन के गहरे अंदर ही कोयले को जला के या रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए सीधे गैस में बदल दिया जाता है। हाँ, जिसे फिर सतह पर लाया जाता है। इससे भारी जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण के नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है। और एक राज्य समर्थित इकाई का ऐसी कम कार्बन वाली तकनीकों के लिए साझेदार तलाशना एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल, दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का भारी दबाव है। और ये कदम सुनिश्चित करता है कि कंपनी केवल आज के कोयले पर निर्भर नहीं है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए भी खुद को तैयार कर रही है। और गुजरात की पुरानी खदानों का भी एक अलग ट्रैक चल रहा है। लखपत, वालिया और दमलाई जैसी खदानों को विकसित किया जा रहा है। हाँ, जो भविष्य में लिग्नाइट उत्पादन को 15 मिलियन टन तक ले जाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। लेकिन यहाँ भी वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। वैधानिक मंजूरियों और जमीन अधिग्रहण में समय लग रहा है। इसी कारण इनसे कोई बड़ा राजस्व FY27 या उसके बाद ही आने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर ये एक ऐसे निगम की तस्वीर है जो अपनी पुरानी चुनौतियों से लड़ रहा है और एक साथ कई मोर्चों पर खुद को नया रूप दे रहा है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? कागजों पर मौजूद 13,000 करोड़ का कैपेक्स, उड़ीसा के विशाल लक्ष्य और एकमुश्त मुनाफे के पीछे छिपी कोर रेवेन्यू की गिरावट, इन सबको एक साथ कैसे देखा जाए? जीएमडीसी एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी कंपनी है। वे अपने पुराने झटकों से सीख रहे हैं, जो राजपाड़ी की घटना के बाद सुरक्षा को दी गई प्राथमिकता से स्पष्ट होता है। वो रिलायबिलिटी वाली बात। हाँ, और निवेशकों के नजरिए से जीरो डेट बैलेंस शीट और मजबूत डिविडेंड एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। लेकिन उड़ीसा में जमीन अधिग्रहण में देरी और कोर ऑपरेटिंग मुनाफे को स्थिर रखने की चुनौती जैसे जोखिम बिल्कुल वास्तविक है और उन पर लगातार नजर रखनी होगी। एकदम सही। कागज पर बैलेंस शीट भले ही कितनी भी मजबूत क्यों न हो, असली परीक्षा उस 13,000 करोड़ के कैपेक्स को बिना भारी लागत वृद्धि के जमीन पर उतारने की होगी। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। और चर्चा को खत्म करने से पहले एक अंतिम विचार जो इन दस्तावेजों के भीतर से उभर कर सामने आता है, वो क्या? प्रबंधन का एक बहुत बड़ा सपना है 2030 तक खुद को मिनी कोल इंडिया के रूप में स्थापित करना। 15 से 20 मिलियन टन का लक्ष्य कंपनी के वर्तमान आकार से कई गुना बड़ा है। बिल्कुल, लेकिन क्या एक राज्य समर्थित इकाई जिसका इतिहास वैधानिक प्रक्रियाओं और मंजूरियों की धीमी गति से जूझने का रहा है, वो इतनी आक्रामक समय सीमा में जमीन अधिग्रहण और भारी कैपेक्स को बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरा कर पाएगी? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। क्या बैतरनी वेस्ट का रैंप अप वास्तव में उस तेज रफ्तार हाईवे की तरह काम करेगा, या फिर से मंजूरियों का कोई गांव उनके रास्ते में आकर पूरी टाइमलाइन को वर्षों पीछे धकेल देगा? निवेशकों को आने वाले हर तिमाही नतीजों के साथ इसका मूल्यांकन खुद करना होगा। बिल्कुल, महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच का इस रस्साकशी पर नजर रखनी होगी। आज की इस गहन पड़ताल में बस इतना ही।